Hello everyone, welcome to FOC classes. So in today's video we are going to cover part 20 of chapter 3 for Java programming class 12 IT code 802. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं access modifiers, public and private, then getter and setter methods and then data input. So ये काफ़ी important topics हैं and first two topics last video से related हैं. So ensure करें कि आपने previous part 19 ज़रूर देखा है, फिर आप इस part को easily समझ पाएंगे. Okay? सबसे पहले क्या होते हैं एक्सेस मॉडिफायर? जो एक्सेस को मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं. मींस कोई भी मेंबर क्लास के बाहर एक्सेसिबल होगा या फिर नहीं, ये चीज हमें बताते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स. ओके, सो इस चीज को यहाँ पर हम एग्जांपल एंड डेफिनेशंस के थ्रू समझने वाले हैं. सबसे पहले ये एग्जांपल हमने कहाँ पर डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. दिस इज द वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट एक्सेस मॉडिफायर. ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा मेंबर्स के बारे में. देखिए यहाँ पर जब भी आप किसी भी डेटा मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसे क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल बनाते हैं. इसका क्या मतलब है? जैसे हमने यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट 3 डेटा मेंबर्स के लिए, एम्प आईडी, एम्प नेम, एम्प रोल. इसके आगे हमने कहीं भी प्राइवेट नहीं लिखा. और अगर आप प्राइवेट नहीं लिखते, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है. ठीक है, तो अगर आपने किसी भी डेटा मेंबर के डेफिनेशन के पहले अगर आपने प्राइवेट कीवर्ड नहीं लगाया, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? वो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इन सभी के पास कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ये सभी सिर्फ इसी क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये इस क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होंगे. ठीक है, इस क्लास के बाहर मतलब दूसरी क्लासेस में भी आप इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि ये विजिबिलिटी विद इन एंड आउटसाइड दोनों होती है. मींस आप इसी क्लास के अंदर भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं एंड साथ ही इस क्लास के बाहर दूसरी क्लास में भी आप ये डेटा मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं जो पब्लिक डिक्लेयर्ड है. ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर है. Then let us discuss about private data members. Private data members के केस में जो भी मेंबर आप प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे वो क्लास के बाहर आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा. इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने ये डेटा मेंबर्स के डिक्लेरेशन के पहले एक कीवर्ड लगाया है प्राइवेट. जब भी आपको किसी भी मेंबर को प्राइवेट बनाना होता है, उसे डिक्लेयर करना है कि ये प्राइवेट है, उस केस में आप क्या करेंगे? उसके डिक्लेरेशन के पहले आप कीवर्ड प्राइवेट ऐड कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है प्राइवेट और उसके बाद डिक्लेरेशन दिया है. ठीक है, इसका मतलब है कि ये डेटा मेंबर क्या हो गया? ये प्राइवेट हो गया है. ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स का क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है? ये सिर्फ इनसाइड द क्लास अवेलेबल होंगे. मींस जो क्लास यहाँ पर इन्हें डिक्लेयर कर रही है, ये सिर्फ इसी क्लास में अवेलेबल हैं. इस क्लास के बाहर आप इन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. बट अभी हम कंट्रोल्ड एक्सेस के बारे में आगे बात करने वाले हैं. ठीक है, बट डायरेक्टली आप इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे आउटसाइड द क्लास. ठीक है, यहाँ पर आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस बता दिया गया है. आपको दोनों चीजें याद रखनी है बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे एक क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर आता है. ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट मेंबर्स पब्लिक होते हैं या फिर प्राइवेट होते हैं, या फिर पब्लिक डेटा मेंबर्स विद इन एंड आउटसाइड अवेलेबल होते हैं, या फिर सिर्फ विद इन द क्लास अवेलेबल होते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं. ओके, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. इस केस में अगर सपोज करते हैं कि हमें कंट्रोल्ड एक्सेस देना है. कंट्रोल्ड एक्सेस का क्या मतलब है? कि जिस तरह से हम चाहते हैं सिर्फ उसी तरह से एक्सेस कर पाए डेटा मेंबर्स को, अदरवाइज वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल ना हो. ठीक है, इसका मतलब है कि जितना एक्सेस हम देना चाहते हैं सिर्फ उतना ही एक्सेस दिया जाएगा. दैट इज कंट्रोल्ड एक्सेस. ठीक है, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की. हमारे एग्जाम्पल में एम्प आधार और एम्प इनकम ये दोनों प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं. ये क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होंगे. ठीक है, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, बट इनका कंट्रोल्ड एक्सेस देने के लिए हम यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स का यूज करने वाले हैं. बेसिकली हम गेटर एंड सेटर मेथड्स को क्यों यूज कर रहे हैं?
सो दैट हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स के लिए कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमने दो मेथड्स यूज किए हैं। सबसे पहला है गेटर मेथड एंड सेकेंड इज सेटर मेथड। सो यहाँ पर गेटर और सेटर मेथड का किस तरह से यूज किया गया है चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें पता है कि गेटर मेथड क्या होता है, जहां पर हमें कोई भी वैल्यू मिलती है। यहाँ पर बेसिकली हमने ये मेथड यूज किया है एम्प आधार डेटा मेंबर के लिए। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेटर मेथड, बिकॉज उसमें हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम गेटर मेथड का यूज कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेथड मतलब वही मेथड है जैसे अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज यूजर डिफाइंड मेथड। तो आपको हमेशा वही स्ट्रक्चर, वही सिंटेक्स आपको माइंड में रखना है जो हमने यूजर डिफाइंड मेथड के केस में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर भी आप वही मेथड यूज करेंगे, वही सिंटेक्स यूज करेंगे। सिंटेक्स क्या था, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, तो रिटर्न टाइप यहाँ पर है लॉन्ग। लॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि एम्प आधार ये जो डेटा मेंबर है इसका डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर लॉन्ग है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न टाइप भी लॉन्ग ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है गेट आधार। ये क्या है, ये हमारे मेथड का नेम है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर पैरामीटर्स की लिस्ट प्रोवाइड नहीं की है बिकॉज वो ऑप्शनल होती है। ओके, इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट किया है मेथड की स्टेटमेंट्स को, एंड यहाँ पर हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड की है। रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए आप सबसे पहले रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और फिर हमें रिटर्न में क्या चाहिए, हमें एम्प आधार मीन्स इस डेटा मेंबर की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपली डेटा मेंबर का नेम मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो हमने मेथड बनाया है ये गेटर मेथड, इसकी हेल्प से हमें एम्प आधार की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये हमने कंट्रोल्ड एक्सेस दिया है कि जब हम इस मेथड को यूज करेंगे तो उसकी हेल्प से हम सिर्फ इसकी वैल्यू को ही एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई इसके साथ चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। अब बात करते हैं सेटर मेथड के बारे में। सेटर मेथड में हम वैल्यू को सेट करते हैं, मींस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम एक सेटर मेथड यूज करने वाले हैं। अगेन यूजर डिफाइंड मेथड का सिंटेक्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यहाँ पर वही होगा जो एम्प इनकम के लिए है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है रिटर्न टाइप डबल। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर मेथड का नेम लिखते हैं। हम यहाँ पर मेथड का नेम लिख रहे हैं सेट इनकम। ठीक है, फिर हम प्रोवाइड करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर जब भी प्रोवाइड करना होता है उसके साथ आपको उसका डेटा टाइप भी लिखना है। यहाँ पर पैरामीटर है इनकम और इसके साथ इसका डेटा टाइप लिखा है डबल। ठीक है, इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, देन रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है। बेसिकली हम सेट इनकम मेथड के थ्रू क्या करना चाहते हैं, हम इनकम की वैल्यू को सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें क्या वैल्यू सेट करनी है वो चीज हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी रिटर्न स्टेटमेंट में। सबसे पहले हम रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे, फिर हमें क्या वैल्यू चाहिए, जो भी एम्प इनकम है उसमें ये इनकम जो हमारा पैरामीटर है उसकी वैल्यू को ऐड करके और फिर हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, इन दोनों का जो भी सम होगा वो हमें रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, तो वही इनकम की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो एम्प इनकम और इनकम उसका सम होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमें पता चला कि जो हमने ये गेटर एंड सेटर मेथड्स यूज किए हैं इनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस मेथड, जिस वे में हम चाहते हैं कि इस डेटा मेंबर को यूज किया जाए, एक्सेस किया जाए, उसी वे में एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सेस देने के लिए हमने यूज किए हैं गेटर एंड सेटर मेथड्स। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जावा लाइब्रेरीज। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्री बिल्ट क्लास के बारे में। प्री बिल्ट क्लास का क्या मतलब है, एक ऐसी क्लास जो ऑलरेडी जावा में डिफाइंड है, उसमें मेथड्स डिफाइंड है ऑलरेडी। ऐसी क्लास को अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उसे इंपोर्ट करना होगा। ओके, यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट का क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, वो स्टार्ट होते हैं इंपोर्ट कीवर्ड के साथ। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्लास इंपोर्ट करनी है तो आप किस तरह से लिखते हैं स्टेटमेंट को, सबसे पहले आप इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर आप उस पैकेज का नेम लिखते हैं जिस पैकेज से आप उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड फिर उसके बाद क्लास का नेम लिखते हैं। ठीक है,
अभी आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको सभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर आपसे सीधा सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन था, बट काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक लीव कर दिया था, बट ये बहुत इजी टॉपिक है। सो यहाँ से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, which keyword do we use to import the class from the package। so यहाँ पर सिंपली आपको import keyword आंसर चूज करना था। so इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आपने वो टॉपिक ही मिस कर दिया है तो फिर उस केस में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक लीव नहीं करना है जो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा इनपुट। डेटा इनपुट में हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो इंटरेक्टिव है। मींस इंटरेक्टिव का क्या मतलब होता है? इंटरेक्टिव का मतलब है कि हम यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और फिर इस इनपुट के बिहाफ पर, इस इनपुट के बेसिस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सो यहाँ पर इनपुट के बेसिस पर प्रोसीड किया जाएगा। मींस ऐसा नहीं है कि सारी कोडिंग ऑलरेडी डन है, हमारे पास वेरिएबल भी है जिसके साथ हमें प्रोसीड करना है। हम कुछ वैल्यूज यूजर से भी एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम उसके साथ प्रोसीड करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। ऐसे प्रोग्राम को हम बोलते हैं इंटरेक्टिव। ठीक है, अभी तक जो प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए हैं जावा सीरीज में, यहाँ पर हमने अभी तक इंटरेक्टिव प्रोग्राम नहीं बनाया था। मींस एक ऐसा प्रोग्राम जो हमें यूजर से इनपुट एक्सेप्ट कराए। ठीक है, सो अब हम ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। सो यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए हम प्री बिल्ड स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। सो क्योंकि ये प्री बिल्ड है, मींस पहले से अवेलेबल है जावा में, सो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, सो ये कहाँ पर अवेलेबल है? ये java.util पैकेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर पैकेज का नेम और फिर क्लास का नेम। ठीक है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है स्कैनर क्लास को, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने प्रैक्टिकल सीरीज में डिस्कस किया था, एंड यहाँ पर हम इसे और डिटेल में समझने वाले हैं थियोरेटिकल कंसेप्ट्स के साथ। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पैकेज स्टेटमेंट है उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट कहाँ पर आती है, इंपोर्ट स्टेटमेंट जो पैकेज स्टेटमेंट है एंड जो क्लास डेफिनेशन है उन दोनों के बीच में। इसका मतलब है आपको पैकेज स्टेटमेंट के बाद क्लास डेफिनेशन स्टार्ट नहीं करनी है, आपको पैकेज स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी होगी। ठीक है, फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको क्लास डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो रही है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कीवर्ड लिखा है, फिर हमने पैकेज का नेम java.util पैकेज लिखा है और इसके बाद हमने यहाँ पर स्कैनर मींस क्लास का नेम लिखा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर किस तरह से लिखा जाएगा, java.util.scanner। ठीक है, इस तरह से आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में जहां पर आपको प्री बिल्ड क्लास का नेम गिवन है और फिर आपसे पूछा गया है ये कौन से पैकेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो जहां पर आपको बताया जा रहा है प्री बिल्ड क्लासेस के बारे में, उनके पैकेजेस के बारे में, यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, साथ ही कुछ स्टूडेंट्स के ये भी डाउट रहते हैं कि मैम ऐसे क्वेश्चंस आप सेपरेटली कराएं। जरूर कराए जाएंगे, बट क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बताना जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास डेफिनेशन के साथ। ठीक है, फिर हम मेन मेथड की स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर मेन मेथड में एक स्टेटमेंट लिखेंगे सो दैट हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जब भी आप कोई क्लास यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्लास में हमारे पास सिर्फ एक टेम्पलेट होता है, बट जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, एक्चुअल वैल्यूज ऑब्जेक्ट में स्टोर होती हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किया था ओओपी में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे स्कैनर, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है यूजर अंडरस्कोर इनपुट, इसकी जगह आप कोई भी वैलिड नेम रख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो स्कैनर है, क्योंकि ये क्लास का नेम है तो ये तो ऑफ कोर्सली आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने इंपोर्ट की है क्लास, ये वही नेम आपको यूज करना होगा जो है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम आप अपनी मर्जी से कोई भी वैलिड नेम चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन
इसके बाद आपको यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, देन न्यू कीवर्ड लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रक्टर का नेम जो सेम होता है एज द क्लास नेम, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर को बताना होगा कि हमें इनपुट कहाँ से एक्सेप्ट करना है, क्या सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स है सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिखा है सिस्टम डॉट इन। तो देखिए जिस तरह से हमने एक मेथड पढ़ा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वो किस काम में आता है। जब भी हमें आउटपुट में कुछ प्रिंट करना है तब हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। इसी तरह से जब हमें इनपुट में कुछ एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। इसके बाद हम ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यूजर को ये बताना होगा कि आपको इनपुट में क्या प्रोवाइड करना है, मींस हमें उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो आउटपुट में स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है वहीं पर हम एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं, एंटर नंबर, सो दैट यूजर को पता चल पाए कि यूजर को यहाँ पर एक नंबर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर जब हमने ये लिखा है, इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल है a, इसका डेटा टाइप है int, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको क्या वैल्यू असाइन की है, यूजर इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी उसको इंटीजर ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। हमें जो भी यहाँ से वैल्यू मिली है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर फोकस करेंगे, इन्वोक द नेक्स्ट इंट मेथड ऑफ द स्कैनर क्लास दैट रिटर्न्स द टोकन रेड फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम एज अ इंटीजर ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें स्कैनर क्लास के थ्रू जो रिटर्न में मिला है टोकन, ठीक है, मीन्स जो भी हमें वैल्यू मिली है हम उस चीज को कन्वर्ट करने वाले हैं इंटीजर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर हमने क्योंकि स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था यूजर इनपुट, इसके थ्रू जो भी हमें वैल्यू मिली है, जो भी हमें टोकन मिला है, इनपुट मिला है, हम उसको चेंज करने वाले हैं इंटीजर ऑब्जेक्ट में, एंड उस इंटीजर ऑब्जेक्ट को हमने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कंडीशंस लिखी हैं। बेसिकली जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि हमें टेस्ट करना है कि गिवन नंबर, मींस जो नंबर हमें यूजर ने प्रोवाइड किया है इनपुट में, वो पॉजिटिव इवन है या फिर नहीं, ये चीज हमें चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है कि वो पॉजिटिव इवन है या फिर नहीं, तो ये चीज इफ एल्स के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज इफ एल्स में अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में एल्स के करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है कि दो ही कंडीशंस उसके लिए पॉसिबल होंगी, या तो वो पॉजिटिव इवन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इफ के बाद क्या प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमारी कंडीशन में ऑलरेडी टू कंडीशंस इंक्लूडेड हैं, पॉजिटिव एंड इवन। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या बता सकते हैं, ए मीन्स जो हमें नंबर मिला है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ए ग्रेटर देन 0 एक ऐसे नंबर को इम्प्लाई कर रहा है जो पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ये एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने ऑपरेटर वीडियो ध्यान से नहीं देखी है, इसलिए मैंने आपको सारे ऑपरेटर सेपरेट वीडियो में समझाए थे, सो दैट आपको हर एक ऑपरेटर क्लियर हो। प्लीज वॉच द वीडियो। यहाँ पर हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमें ये बताना है कि ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू होंगी तभी ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा, ठीक है। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर का ये मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होने के केस में ही एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब हम दूसरी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन में हमने बताया है a मॉड्यूलस 2। a मॉड्यूलस 2 का क्या मतलब है कि हमें a को 2 से डिवाइड करना है, और a को 2 से डिवाइड करने पर जो भी हमें वैल्यू मिल रही है अगर वो 0 के इक्वल है, मीन्स यहाँ पर बेसिकली हम क्योंकि डिवाइड में क्या रिटर्न करेंगे, रिमाइंडर रिटर्न करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिवाइड नहीं, हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर के केस में आप ध्यान रखते हैं कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में रिमाइंडर मिलता है, ना कि क्वेश्चन, ठीक है।
सो जब भी आप a मॉड्यूलस 2 मीन्स कोई भी वैल्यू का अगर आप मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको डिवीजन का रिमाइंडर रिटर्न करना है आंसर में, ठीक है। सो अगर यहाँ पर किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इवन है, और अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो इवन नहीं है, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है a mod 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन है, बेसिकली ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो ये टेस्ट करता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें a मॉड्यूलस 2 मीन्स ये रिमाइंडर 0 मिलेगा, ये 0 के इक्वल होगा, तो उस केस में ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, मतलब नंबर इवन हो जाएगा। सो उस केस में ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू है मीन्स ये पॉजिटिव भी है और इवन भी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो गिवन नंबर है a, ये पॉजिटिव इवन नंबर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एल्स लूप हम यूज कर रहे हैं, सॉरी एल्स स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है द गिवन नंबर इज नॉट पॉजिटिव इवन नंबर। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है मीन्स या तो वो पॉजिटिव नहीं है या फिर वो इवन नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही इवन है, ठीक है। तो या तो एक कंडीशन फॉल्स होगी, उस केस में भी पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, या फिर अगर दोनों फॉल्स होंगी उस केस में भी पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। तो जब इफ के करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉल्स होता है उस केस में क्या होता है, एल्स के करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी इफ एल्स स्टेटमेंट में डिस्कस की है, ठीक है। सो चलिए अब इसका रिजल्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें सबसे पहले एक नंबर एंटर करना है। सो हमने 3 नंबर एंटर किया है। सो 3 नंबर को यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा कि क्या वो पॉजिटिव है। सो इसकी फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू रहेगी, a ग्रेटर देन 0, बिकॉज 3 0 से बड़ा है। बट यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन होगी a mod 2, तो जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे और इसका मॉड रिटर्न करेंगे, मीन्स यहाँ पर हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पर बेसिकली हम रिमाइंडर रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, जो 0 के इक्वल नहीं है। सो 0 के इक्वल नहीं है, ये चीज हमें इस एक्सप्रेशन से पता चलेगी। ये एक्सप्रेशन हमें फॉल्स देगा, इसका मतलब हमारे पास एक कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। उस केस में क्या होगा, एल्स के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। इसका मतलब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा द गिवन नंबर 3 इज नॉट पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि 3 mod 2 की वैल्यू हमारे पास 1 आई, इसलिए यहाँ पर हम ये रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 124 नंबर गिवन है, तो इस केस में जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। सो जब रिमाइंडर 0 मिल रहा है एंड साथ ही यहाँ पर पहली कंडीशन भी ट्रू है, मीन्स ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो ये पॉजिटिव भी है और इवन भी है, इसलिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है। और उस केस में क्या होगा, इफ के करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मीन्स ये स्टेटमेंट द गिवन नंबर 124 इज पॉजिटिव इवन नंबर, ये चीज हमें आउटपुट में मिल जाएगी, ओके। सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू परचेज ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक फॉर क्लास 12 IT code 802, you can check the links given in the description. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.